सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी-हाओ का सामना तीनों सुप्रीम जीनियस से हो जाता है, जहां पर शी-हाओ एक साथ तीनों सुप्रीम जीनियस से फाइट करता है और उनके ऊपर अपना प्योर डोमिनेंस शो करता है और अपने 10,000 स्पिरिट डायग्राम का यूज करके 10,000 स्पिरिट को बाहर निकलता है, जो कि ब्लू फेरी के 9 डिवाइन स्पिरिट को डिवावर कर लेती है। और इधर दूसरी तरफ शी-हाओ की प्राइमोडल स्पिरिट भी उस टकले मोंक को हरा देती है, जिसके बाद ये लोग उस इमोर्टल मेंशन के अंदर आ जाते हैं और फिर ये सभी होली पूल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी वॉरियर्स बड़े मजे से उस पूल के पानी को पीते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक थोर्न अपीयर होता है, जिसके ऊपर लिटिल स्काई हॉर्न एंट बैठा हुआ था, जो कि गुस्से में मोटे लड़के के थोबड़े में एक कड़ाकेदार मुक्का जड़ देता है और कहता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे टेरिटरी में आने की। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर वो लिटिल स्काई हॉर्नेंट सभी वॉरियर्स को बताता है कि ये जो पानी है जिसे कि तुम लोग इतने मजे से पी रहे हो, ये कोई ट्रेजर नहीं बल्कि मेरे नहाने का पानी है। अब इतना सुनना ही था कि जो पर्पल सन लॉर्ड था और बाकी सभी लोग ये सभी यहाँ पर उल्टियां करना शुरू कर देते हैं, जिनकी ऐसी हालत को देखकर यहाँ पर अपनी रैबिट गर्ल कहने लगती है कि शुक्र है कि मैंने इस पानी को नहीं पिया। जहां पर वो लिटिल क्रिएचर कहने लगता है, वैसे तुम लोगों को तो खुद पर गर्व करना चाहिए, तुम्हें मेरे नहाने वाले पानी को पीने का मौका मिला। अब यहाँ पर ये बात सुनकर मोटे लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पे हाथ उठाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे जैसे कीड़े की इतनी हिम्मत कि वो मुझे मजबूर करे कि मैं एक नहाने का पानी पीऊं। जो कहकर वो जैसे ही उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी शी-हाओ उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेता है और उससे कहने लगता है कि पागल मत बनो, तुम्हें नहीं पता कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ का अनुमान भी लगाऊं ना तो इसके आगे एक असली ड्रैगन भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि तभी यहाँ पर वो रैबिट गर्ल उसे देखकर कहने लगती है कि ये तो वही हॉर्नडेंट है जिसके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो ताकत है ये बहुत ही टेरिफाइंग लेवल की होती है, लेकिन इनका जो पूरा का पूरा स्पीशीज है ये तो बहुत पहले ही उस एंशिएंट वॉर में विलुप्त हो गया था। तो फिर आखिर ये यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। जहां पर अब हम देखते हैं कि जो अपनी किंग यी की दोस्त थी वो उस लिटिल एंट किंग के पास जाकर उससे कहती है कि छोटे बच्चे एक बात बताओ, आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। जो बात सुन के ये लिटिल स्काई एंट कहता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत समय पहले ही मारे गए, पर लड़की तुम मुझे एक बच्चा समझ रही हो, जबकि मैं तो तुमसे भी कई हजार साल बड़ा हूँ, क्योंकि मैं एक एरा से भी ज्यादा जी चुका हूँ। जो सुनकर मोटा लड़का चौंक जाता है और शी-हाओ से कहता है कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम इसे अपने कंट्रोल में कर ले और उसके ब्लड सेंस को लेकर उसे रिफाइन करे, तो क्या ये हमारे लिए एंडलेस एनर्जी का सोर्स नहीं बन जाएगा। जो बात सुन के इस लिटिल एंट किंग को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि मोटे आखिर तुम क्या बड़बड़ा रहा है, मैं किंग हूँ, मुझसे थोड़ा संभल के रहो, वरना मैं अपने अगले घूंसे से तेरी बॉडी को यहीं पर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो बात सुन के मोटा लड़का डर जाता है और शी-हाओ के पीछे छुप जाता है और कहता है कि मेरा भाई भी किसी से कम नहीं, इसलिए तुम्हें भी मुझसे थोड़ा डर कर रहना चाहिए। अब ये बात सुनकर एंट किंग कहने लगता है कि अच्छा ऐसा है क्या, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा बड़ा भाई क्या कर सकता है। जहां पर हम देखते हैं कि उसके आगे 3 गार्डियन आकर खड़े हो जाते हैं और ये तीनों गार्डियंस दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। जहां पर उनमें से एक गार्डियन आगे आकर कहता है कि मुझे यहाँ पर एंशिएंट ब्लड लाइन का एक डिसेंडेंट फील हो रहा है, बताओ आखिर वो कौन है। जहां पर हम देखते हैं कि वो रैबिट गर्ल उस किलन को आगे करती है, जो देखकर उनमें से एक गार्डियन कहने लगता है कि तुम सभी को अपनी अपनी एबिलिटीज के बेस पे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, लेकिन जो ट्रू इनहेरिटेंस है वो सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स को ही दिया जाएगा। जिनकी बातें सुनकर यहाँ पर वो ब्लू फेरी आगे आती है और कहती है कि सीनियर, हम लोग फॉरेन रियलम से वॉर करने वाले हैं और ये जंग कभी भी छिड़ सकता है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इमोर्टल मेंशन की जो ट्रू इनहेरिटेंस है वो ब्लड रिलेटिव्स को ही सिर्फ ना दिया जाए, बल्कि हमें भी इसे हासिल करने का मौका दिया जाए। जहां पर हम देखते हैं कि वो तीनों गार्डियन एक दूसरे को इशारा करते हैं, जिनमें से एक अपने स्पेयर को बाहर निकालता है और उसके एक इशारे से यहाँ पर एनर्जी वेव प्रोड्यूस होती है और इसी के साथ ही यहाँ पर एक जाइंट सा कॉल्ड्रन अपीयर होता है, जिसे कि ओरिजिन मदर कॉल्ड्रन भी कहा जाता है। और ये कॉल्ड्रन एंशिएंट इमोर्टल हेवनली हॉर्न एंट के क्लैन का एक सीक्रेट ट्रेजर है, जिसके बाद वो तीनों गार्डियन सभी वॉरियर्स को बैटल एरिना के सामने ले आते और कहने लगते हैं कि ये जो प्रिमिटिव सोर्स कॉल्ड्रन तुम देख रहे हो इसे एंशिएंट इमोर्टल बैटल फील्ड से पाया गया है, तुम लोगों को बस इस चीज को उठाना है और जो भी इसे उठा लेगा उसे ट्रू इनहेरिटेंस को हासिल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जहां पर हम देखते हैं कि वो लिटिल किंग कहने लगता है कि ये मेरा एक ऐसा वेपन है जिसे कि तुम लोग छू भी नहीं सकते, ये तो सोचना भी मत कि तुम लोग इजीली उसे उठा पाओगे। इसी दौरान यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की की एंट्री होती है, जिसके पीछे सेक्रेड एकेडमी का वही राइजिंग स्टार भी मौजूद था और अब ये लड़की भी इस चीज में पार्टिसिपेट करने वाली थी। जिसके बाद ये ब्यूटीफुल लड़की आगे बढ़ने लगती है, जिसकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा लाइफ सोर्स था कि उसके आसपास की चीजें उसके ओरा के कांटेक्ट में आते ही अपने आप फलना फूलना शुरू कर देती हैं। जहां पर हमें इस लड़की का नाम लू होंग बताया जाता है, जो कि एक ऐसे परफेक्ट सीड के साथ में मर्ज हुई है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी लाइफ एनर्जी और विटैलिटी से भरपूर है, जिससे ये गॉडेस ऑफ लाइफ के ओरा को पोजेस करती है और इसका भी कल्टीवेशन लेवल वॉइड डाओ रियलम पर है। जहां पर हम देखते हैं कि शी-हाओ
हाउ उसे देखकर कहने लगा है कि मैंने सोचा नहीं था कि थंडर एम्परर के उस सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ने वाली ये लड़की होगी। और यहाँ पर शी हाउ शायद उस फॉर्मेशन की बात कर रहा है जिसे कि वो यहाँ पर आने से पहले लगाकर आया था। इसी दौरान यहाँ पर एक वॉइस बताने लग जाता है कि ये लड़की एक एंशिएंट इमोर्टल क्लैन से बिलोंग करती है और इसका जो ओरिजिन है ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और इसका असली रूप क्या है ये किसी को भी नहीं पता। ऐसा कहा जाता है कि आगे चल के जब ये गॉडहुड के एरा तक पहुंचेगी तो शायद ये गॉड ऑफ लाइफ के पोजीशन को भी अचीव कर पाए, जिसके बाद ये शायद एक ट्रू इमोर्टल भी बन जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लू होंग आगे बढ़ती है और उसे अपनी पावर्स पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो इस कॉल्ड्रन को बहुत इजीली उठा लेगी, जिसके साथ ही वो उसे पकड़ती है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहाँ पर वो उसे उठाना शुरू कर देती है। लेकिन वो थोड़ी हैरान थी क्योंकि वो कॉल्ड्रन उससे जरा सा भी नहीं हिलता, लेकिन वो हार नहीं मानती और अपनी पूरी कोशिश करती है उसे उठाने की। तभी यहाँ पर बहुत ही तेजी से एक एनर्जी फोर्स आसमान की तरफ रिलीज होती है और यहाँ पे ग्रीन कलर के क्लाउड्स आ जाते हैं, जो नजारा देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये कर क्या रही है। जहाँ पर हम लू होंग को देखते हैं और यहाँ पे वो भी हैरान थे कि आखिर वो इसे उठा क्यों नहीं पा रही। इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी पूरी पावर्स का यूज करके उसे उठाने की कोशिश करना शुरू कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के क्लाउड्स थे उसमें से ग्रीन कलर की बारिश होने लगती है, जो कि पूरी तरह से लाइफ एसेंस से भरपूर थी, जिसके साथ ही वो अपना पूरा जोर लगाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये बारिश की बूंदे जमीन पर गिरती है तो यहाँ पर बहुत से स्पिरिचुअल रूट्स और मजबूत वाइन्स निकलने लगते हैं और जमीन को फाड़ते हुए सीधा जाकर उस कॉल्ड्रन के चारों ओर लिपट जाते हैं, उसे पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। जहाँ पर अब लू होंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उन वाइन्स की मदद से इसे उठाने की कोशिश करती है और वो यहाँ पर अपनी जी जान लगा देती है, यहाँ तक कि वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है उसे हिलाने में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उसके सारे वाइन्स इधर उधर बिखर जाते हैं, जो नजारा देखकर शी हाउ भी यहाँ पर हैरान था और वो यहाँ पर उस लड़की को देखकर कहने लगता है कि देखने में तो नाजुक और भोली भाली एंड ब्यूटीफुल सी लग रही है, लेकिन इतना ज्यादा रूथलेसनेस कोई भी देखकर नहीं कहेगा कि इसके अंदर इतना गुस्सा भरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था इस दुनिया में रैबिट गर्ल की ही तरह एक और लड़की मौजूद होगी। जहाँ पर हम लू होंग को देखते हैं जो कि खुद हैरान थी कि उसने अपनी जी जान लगा दी इसे उठाने में, लेकिन वो 1 इंच तक इस कॉल्ड्रन को हिला नहीं पाई। जहाँ पर वो उन गार्डियन से कहने लगती है कि ये तो 1 इंच भी नहीं हिलती, इसे ऊपर उठाना तो दूर की बात है। जिस पर वो गार्डियन कहता है कि तुम लोग चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे उठाना तो दूर की बात, तुम लोग इसे हिला भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो कॉल्ड्रन है इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि ये सभी सुपरनैचुरल पावर्स, डिवाइन एबिलिटी एंड प्राइमोडियल टेक्निक्स को भी डिसॉल्व कर सकती है। इसे केवल अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और ट्रू पावर्स से ही उठाया जा सकता है और वो भी इसे हल्का सा ही उठा पाएगा। जहाँ पर वो लिटिल एंट किंग भी उस लड़की से कहने लगता है कि बेहतर होगा कि तुम हार मान लो, यहाँ तक कि मुझे भी इसे उठाने के लिए बड़े होने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। जिस पर लू होंग उन तीनों गार्डियन से कहती है कि सीनियर्स, ये कॉल्ड्रन एक डिवाइन वेपन है और अगर इसे हिलाना भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट है तो फिर आप हमें इसे उठाने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या ये हमारे लिए कुछ ज्यादा ही क्रूएल टास्क नहीं है? जिस पर वो गार्डियन कहने लगता है कि ये कॉल्ड्रन असली नहीं है और तुम लोग अपने सामने जिस कॉल्ड्रन को देख रहे हो ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, क्योंकि जो असली कॉल्ड्रन है उसे एंशिएंट इमॉर्टल वॉर के दौरान कोई भी नहीं छू सका था और अगर तुम उसके ट्रू फॉर्म के कांटेक्ट में आ जाती ना तो तुम्हारा अंत होना तो तय था। जो बात सुन के सभी लोग हैरान हो गए थे, जबकि इधर दूसरी तरफ ये बात सुनकर तो शी हाउ के मन में एंशिएंट इमॉर्टल एंट किंग के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो अपने मन में कहने लगता है कि वाकई में ये उन 10 डरावने जीवों में से एक होने के लायक है। जिसके बाद वो आगे बताता है कि बहुत सालों पहले एक बैनिश्ड इमॉर्टल को एंशिएंट इमॉर्टल रूइंस में एक हेवनली हॉर्न्ड एंट का ठिकाना मिला था और इसमें कोई भी हैरानी नहीं है कि उन्होंने उसी जगह पर अल्टीमेट सीक्रेट डिवाइन टेक्निक को कॉम्प्रिहेंड करके मास्टर किया और ये हॉर्न एंट के सिर पर जो सींग उगा है ये भी शायद उसी तकनीक की वजह से उगा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि पर्पल सन लॉर्ड भी यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं भी एक बार इसे आजमाना चाहूंगा, जिस पर लैन शियान भी उसका साथ देती है और ये दोनों मिलकर यहाँ पर अपनी अपनी डिवाइन टेक्निक और परफेक्ट इमॉर्टल सीड की फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं और अपनी फुल स्ट्रेंथ को कंबाइन करके इस फर्नेस को उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनसे भी दाल नहीं गलती और ये लोग भी समझ जाते हैं कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर रैबिट गर्ल, मोटा लड़का और बाकी सभी लोग एक साथ इसे आजमाने की कोशिश करते हैं। ये चारों ही अपने अपने डिवाइन एबिलिटी का यूज करते हैं, लेकिन इनसे भी कुछ नहीं होता। इसी दौरान हम मेंग दाओ को देखते हैं जहाँ पर वो भी मैदान में आ जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी अल्टीमेट डिवाइन स्क्रिप्चर्स का यूज करता है, लेकिन वो स्क्रिप्चर्स देखते ही देखते यहाँ पर से वैनिश हो जाते हैं। जिसके बाद सेक्रेड एकेडमी का वो राइजिंग स्टार भी यहाँ पर अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करके उस फर्नेस के नीचे एक जाइंट से डार्क हैंड को क्रिएट करता है और उस फर्नेस को क्रश करके उसे ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे हिला तक नहीं पाता और वो हैंड भी यहाँ से डिसअपियर हो जाता है और वो जमीन पे जा गिरता है। जिसके बाद वो राइजिंग स्टार कहता है कि वाकई में जैसा इसके बारे में कहा जाता है ये बिल्कुल वैसा ही है। हमारे यंगर जनरेशन के जितने भी वॉरियर्स हैं उन सभी ने इस कॉल्ड्रन को उठाने की कोशिश कर चुके, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि कोई भी इसे 1 इंच तक नहीं
नहीं हिला सका। इससे साफ जाहिर होता है कि हम लोग एंशिएंट इमॉर्टल ईरा के लोगों से काफी ज्यादा कमजोर हैं और शायद नेदरवर्ल्ड के लोगों के साथ हमारी जो जंग होने वाली है उसमें शायद हमारा ये रियलम बच ही ना पाए। जो बात सुन के वो गार्डियन कहने लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रिमिटिव मदर कॉल्ड्रन सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ और ट्रू पावर्स को ही एनालाइज करती है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो और खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम लोग भी अपनी अपनी डिवाइन एबिलिटी में माहिर हो। और वैसे भी इस प्रिमिटिव मदर कॉल्ड्रन को सिर्फ स्काई हॉर्न्ड एंट ही उठा सकते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ट्रू ड्रैगन से भी ज्यादा होती है। और अगर स्काई हॉर्न्ड एंट किंग एक ट्रू ड्रैगन से भी ज्यादा ताकत को पोजेस कर सकता है, तो आखिर तुम लोग क्यों नहीं? तुम में भी कोई एक ऐसा होगा जो कि उस ट्रू स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, जिसके जरिए से वो इसे उठा लेगा। जिसपे ये बंदा कहता है कि सीनियर आपके गाइडेंस के लिए शुक्रिया, और अब मैं समझ गया। जिसके बाद ये गार्डियन सभी से कहता है कि क्या अब कोई और भी बचा है जो कि अपने पावर को यहाँ आजमाना चाहेगा। जहां पर हम उस लिटिल एंट किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहने लगता है कि अरे अरे बस भी करो, आखिर तुम लोग और कितना ज्यादा खुद की बेइज्जती कराओगे, जाओ और जाके प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस कैल्डन की डेस्टिनी मेरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ पर अपना समय बर्बाद मत करो। पर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता कि नेक्स्ट सीन में शी हाओ उस कैल्डन को अपने हाथों से पकड़ रखा था। वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ इस फर्नेस को 1 इंच नहीं बल्कि पूरा ही हिलाकर रख देता है, जहां पर उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन वो रुकता नहीं। जो नजारा देखकर वो लिटिल किंग भी दंग रह जाता है। यहाँ पर सभी लोग शी हाओ को देख के हैरान थे। इसी दौरान हम शी हाओ को देखते हैं जहां पर उसके दिलो दिमाग में उसी सेक्रेड एकेडमी के राइजिंग स्टार की बात गूंज रही थी कि अगर हम इस कॉल्ड्रन को ही नहीं उठा पा रहे हैं तो हम आने वाले वॉर में क्या ही कर पाएंगे। हमारी ये कमजोरी इस चीज का इम्प्लीकेशन है कि इस एरा के जो वॉरियर्स हैं वो आने वाले वॉर में खुद को ही नहीं बचा पाएंगे। दुनिया बचाना तो दूर की बात है, शायद हम इस लड़ाई के शुरुआत के दिनों में ही न टिक पाए और उससे पहले ही हम सभी लोग मारे जाए। अब यहाँ पर शी हाओ अपने सभी दोस्तों को याद करता है और उन्हें भी, जिन्हें कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। जहां पर शी हाओ ठान लेता है कि चाहे जो हो जाए, जब फॉरेन लैंड के साथ वॉर होगा तो वो अपने दोस्तों और अपने इस पूरे रियलम को बचा के ही रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो कि यूनिवर्स डिस्ट्रॉयर टाइप का एक तगड़ा एक्सप्लोजन था, जहां पर हम देखते हैं कि आसपास की सारी एनर्जी इस फर्नेस के अंदर समाने लगती है। और यहाँ पे शी हाओ जो कि अकेले अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल और भारी भरकम से डिवाइन वेपन को उठा रहा था, जो नजारा देखकर लिटिल एंट किंग कहता है कि ये तो बिल्कुल मेरे क्लैन के लोगों के जैसा है। इसकी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल एक मैच्योर हेवेनली हॉर्न्ड एंट के बराबर है, जो कि अकेले अपने से 1000 गुना ज्यादा भारी चीज को भी उठा सकते हैं। इसी के साथ हमें एक जबरदस्त सीन दिखाया जाता है जहां पर वो गार्डियन भी शी हाओ के बॉडी स्ट्रेंथ को देखकर हैरान था। जब वो अपनी आंखें खोल कर देखता है तो वो कहता है कि इसके पास हाई अमाउंट में इमोर्टल एनर्जी है, जिसका ये यूज भी कर रहा है। लेकिन ये बंदा तो किसी परफेक्ट सीड के साथ में मर्ज ही नहीं हुआ, तो फिर आखिर बिना किसी सुप्रीम सीड के साथ में खुद को मर्ज किए वो इतनी टेरिफाइंग एनर्जी को कैसे पोजेस कर सकता है? आखिर ये कैसे मुमकिन है? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि इसने उस नामुमकिन से पाथ को चुना और उस पर चला है? यकीन नहीं होता कि इस एरा में भी एक ऐसा बंदा है जो कि उस रास्ते में चलकर अपनी बॉडी को ही एज अ सीड के रूप में रिफाइन करे। अब यहाँ पर वो मोटा लड़का कहने लगता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। मेरे भाई ने ना सिर्फ उस रास्ते पे चलने की कोशिश की, बल्कि उसने इस राह पर चलकर एक नए कल्टीवेशन पाथ को भी बनाया और उसमें महारत भी हासिल की। उसने अपनी बॉडी को ही एक सीड बना लिया है और अब उसकी बॉडी ही एक सुप्रीम सीड बन गई है। इसी के साथ हम शी हाओ को देखते हैं जहां पर वो अपना पैर जमीन पर पटकता है और अपनी पूरी ताकत से उस फर्नेस को हवा में उठाकर रख देता है, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है, जिस नजारे को देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जबकि इधर लिटिल किंग को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, जिसके तुरंत ही बाद यहाँ पर सब कुछ थम सा जाता है और फिर अचानक उस कॉल्ड्रन में से एब्सोल्यूट रेनबो कलर का ऑरा बाहर निकलती है, जो कि पूरे के पूरे इमोर्टल मैंशन में छा जाती है। जहां पर हम देखते हैं कि वो गार्डियंस भी अब शी हाओ के सामने आकर कहते हैं कि बस इतना काफी है, तुमने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है और अब तुम इसे चुपचाप नीचे रख दो। जिस पर शी हाओ भी उसे नीचे रख देता है, जिसके बाद इन तीनों गार्डियन का शी हाओ की तरफ देखना का पूरा नजरिया ही बदल जाता है और वो उससे कहने लगते हैं कि तुमने मौत के बैरियर को पार किया है और खुद की बॉडी को एक सीड के तौर पर यूज किया है। वाकई ये रास्ता तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। जिस पर शी हाओ कहने लगता है कि हाँ, रास्ता तो मुश्किल था, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं इसमें सफल हुआ। अब यहाँ पे वो मोटा लड़का शी हाओ के पास आकर कहने लगता है कि ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है उन बूढ़े घुसट की वजह से, जो कि इमोर्टल एकेडमी के ओल्ड मैन यानी एल्डर्स है, क्योंकि उन लोगों को अपनी अंधी आंखों में मेरे भाई का टैलेंट नहीं दिखा। वो लोग तो इतने ज्यादा कमीने थे कि यार वो मेरे भाई को एक सीड तक नहीं दे रहे थे, बल्कि उल्टा उसे मजबूर किया कि भाई तू ना अब अपना देख ले, या तो फिर अपना ही एक अलग कल्टीवेशन मेथड बना। जिसके बाद यहाँ पर वो गार्डियन इन सभी से कहने लगता है कि क्या तुम लोगों ने कभी इमोर्टल स्क्रिप्चर के बारे में सुना है? जिस पर सेक्रेड एकेडमी का वो राइजिंग स्टार कहने लगता है कि सीनियर कहीं आपका मतलब सुप्रीम गॉड के सुप्रीम बॉडी फॉर्मिंग मैनुअल से तो नहीं। जो बात सुन के गार्डियन कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी इसमें महारत हासिल कर लेता है तो हेवन एंड अर्थ भी तुम्हें मार नहीं सकती। यहाँ तक कि तुम्हारी जो डिवाइन स्पिरिट है, अगर उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस भी कोलैप्स कर जाए तब भी हजारों साल बाद तुम्हारी बॉडी अपने आप से एक न्यू प्राइमोडियल स्पिरिट को वापस से बोर्न कर सकती है। यहाँ तक कि वो स्पिरिट
तुम्हारी सारी की सारी मेमोरीज को अपने साथ लेकर रिबॉर्न होगी। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर रैबिट गर्ल कहती है कि आखिर आप ये सारी बातें हमें क्यों बता रहे हैं? क्या आप वो इनहेरिटेंस हुआ को देने वाले हैं? जिस पर वो गार्डियन कहने लगता है कि जिस इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में हेवनली हॉर्न्ड एंड क्लैन से बिलोंग करता है, लेकिन उस एंशिएंट इमोर्टल वॉर के बाद वो जो इमोर्टल स्क्रिप्चर थी यानी कि वो इनहेरिटेंस वो गायब हो चुकी है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस डिवाइन केव के अंदर मौजूद होगा। रही बात इनहेरिटेंस देने की, तो हेवनली हॉर्न्ड एंड क्लैन के जो डिसेंडेंट है उन्हीं को ये इनहेरिटेंस दी जा सकती है, लेकिन ये लड़का इस टेस्ट को पार कर चुका है, तो हम इसे अलाउ करेंगे कि वो उस हेवनली हॉर्न्ड एंड के केव में जाकर उस चीज को ढूंढ सके। वहां पर बहुत से ऐसे पावरफुल ट्रेजर्स भी हैं जिन्हें कि तुम हासिल कर सकते हो, लेकिन ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम उस इनहेरिटेंस वाले स्क्रिप्चर को भी ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो बाकी के जो लोग हैं वो इस केव के अंदर नहीं जा सकते, पर तुम लोग इस इमोर्टल मेंशन के एरिया में जितने भी जगह है जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, वहां पर भी तुम्हें बहुत से रेयर ट्रेजर्स और हर्ब्स भी मिल सकते हैं, तो तुम लोग वहां जाकर अपने पसंद के मुताबिक चीजों को ले सकते हो। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो ठीक ठाक ट्रेजर्स तुम्हें भी वहां पर मिल सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब चीजों को हासिल कर लेने के बाद तुम लोगों को फॉरेन लैंड के जो दुश्मन है उनसे फाइट करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब यहाँ पर शीहाउ उस मोटा लड़के को इशारा करता है कि हाँ तो मैं जाऊं ना, तुम यहाँ का संभाल लेना और मौका पाते ही मेरे पास पहुंच जाना, जो कह के वो इमीडिएटली यहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर ब्लू फेरी कहने लगती है कि ये उस सोल गाइडिंग लोटस को लेने के लिए जा रहा है, हमें इसे रोकना होगा और उस लोटस को भी हासिल करना ही होगा। जो कहते हुए ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। जो नजारा देखकर वो लिटिल किंग कहता है कि यार तुम लोग मेरे नहाने वाले पानी के पूल को तो छोड़ दो। जो कहते हुए वो भी इनके पीछे रवाना हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि शीहाउ सबसे पहले अपनी कुनपेंग विंग्स को एक्टिवेट करता है और उस सोल गाइडिंग लोटस को लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। और वहां पहुंचते साथ ही सबसे पहले उस सोल गाइडिंग लोटस पे अपनी नजरें दौड़ाता है और एक ही झटके में उस लोटस को काट लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मोंक वाला सेक्ट मास्टर आ जाता है। तुरंत ही अपने डिवाइन स्क्रिप्चर्स का यूज करते हुए एक टेक्निक का यूज करता है, जिससे यहाँ पर बलाक्शो बुद्धा का जाइंट सा फिगर अपीयर होता है, जिसका यूज करके मेंगदाओ एक पाम अटैक शीहाउ पर करता है। और तभी पर्पल सन लॉर्ड भी यहाँ पर अपनी ट्रेजर टेक्निक का इस्तेमाल करके शीहाउ पर हमला करता है। और लगे हाथ यहाँ पर वो राइजिंग स्टार भी अपनी टेरिफाइंग डिवाइन आर्ट का यूज करके डेथ गेट को ओपन करता है और गोस्टली हैंड से शीहाउ पर अटैक करता है। और इन्हीं के बीच जमीन के अंदर से ओरिजिन ड्रैगन बाहर आता है, जो कि वुड एलिमेंट से बना था। और इस हमले को करने वाली वही अपनी सो ब्यूटीफुल लड़की गॉडेस ऑफ लाइफ है, जिसके साथ ही यहाँ पे ब्लू फेरी भी शीहाउ पे अटैक कर देती है और उससे कहती है कि हुआंग आखिर तुम हमें बार बार क्यों मजबूर कर रहे हो तुमसे लड़ने के लिए? क्या तुम्हें तुम्हारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है? जाओ जाकर उस केव में उस इनहेरिटेंस वाले स्क्रिप्चर को ढूंढो, क्योंकि वो तुम्हारा ट्रेजर है। कम से कम इसे तो हमारे लिए छोड़ दो। जहां पर हम देखते हैं कि शीहाउ भी कम थोड़ी था, वो यहाँ पर यिन यांग एलिमेंट की पावर्स को एक में मर्ज करते हुए उन लोगों से कहता है कि ये जो लोटस है ये कोई नॉर्मल ट्रेजर थोड़ी ना है, बल्कि ये एक ऐसा सोल गाइडिंग लोटस है जो कि शैटर्ड स्पिरिट को भी रिस्टोर कर सकता है। इसलिए मैं इसे मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए बचा रहा हूँ। इसके बाद वो यहाँ पर थंडर पावर्स का भी इस्तेमाल करता है, जिसके इम्पैक्ट से इन सभी के अटैक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन तभी हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कई सारे प्लैनेट्स हमें नजर आते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि इस लिटिल एंड किंग का स्पीड ही इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि पूरा का पूरा प्लैनेट्स ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद वो तेजी से शीहाउ की तरफ एक तगड़ा पंच अटैक करता है और कहता है कि ओए इसे रोक के दिखाओ। जहां पर हम देखते हैं कि शीहाउ इसे भी बड़ी आसानी से सिर्फ अपने सिंगल हैंड से ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर तो इस लिटिल एंड किंग को और गुस्सा आ जाता है और अब वो अपने मल्टीपल पंचेस अटैक को शीहाउ की तरफ थ्रो कर देता है, जो देखकर शीहाउ भी यहाँ पर अपने हेवनली चेन्स टाइप के अटैक को प्रिपेयर करता है और कहता है कि तुम्हारे इस अटैक को देखकर ना मुझे और ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, ना जाने तुम्हारे एंशिएंट एंड क्लैन की जो इमोर्टल स्क्रिप्चर है वो कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। इसी के साथ शीहाउ उसके सारे पंचेस अटैक्स को भी वहीं पर डिस्ट्रॉय करके रख देता है और ये बहुत दूर जाके गिरता है। जिसके बाद यहाँ पे जो गार्डियंस थे वो कहने लगते हैं कि ओ भाई अपना शेर तो हार गया। वो कहते हैं ना हर शेर का एक सवा शेर होता है। यहाँ पर एंट किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा मौजूद है। इसी दौरान यहाँ पे मोटा लड़का और रैबिट गर्ल भी आ जाते हैं, जहाँ पर मोटा लड़का उस लिटिल एंट किंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ तो अब बताओ कैसा लगता है जब तुम्हें कोई मार के इतना दूर पटक दे। तो जहाँ पर तभी शीहाउ उस लोटस को मोटे लड़के को देते हुए कहता है कि तुम दोनों इसे हाफ हाफ बांट लेना। अब इतने रेयर ट्रेजर को पाके वो मोटा लड़का भी काफी ज्यादा खुश था। जिसके अब अगले सीन में हमें हेवनली हॉर्न्ड एंट के केव का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शीहाउ को देखते हैं, जिसके पीछे पीछे वो लिटिल एंट किंग भी चले आ रहा था, जो कि शीहाउ के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम बुरे लड़के वहीं पर रुक जाओ। आखिर तुम कैसे लड़के हो यार, मेरे जैसे एक छोटे से नाबालिग चींटी पे हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा दम है तो फिर आओ और मुझसे फिर से फाइट करो। जिस पर शीहाउ उसे जवाब देता है कि हाँ मेरे अंदर दम तो कूट कूट कर भरा पड़ा है, लेकिन यार मैं तुमसे लड़के थक चुका हूँ, इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ। या फिर अगर इतना ही लड़ने का शौक है तो पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। जो सुनकर इस लिटिल किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर बेचारा कर भी क्या सकता है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शीहाउ उस केव के अंदर एक रूम में मौजूद था, जहाँ पर वो सब कुछ छान मारता है, लेकिन उसे वो स्क्रिप्चर नहीं मिलता। और यहाँ पर वो लिटिल किंग भी मौजूद था, जहाँ पर शीहाउ उससे कहने लगता है कि
तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कोई भी ऐसा सुराग तक नहीं छोड़ा जिससे हमें पता चल सके कि वो इमोर्टल स्क्रिप्चर कहाँ पर रखा है। मुझे तो अब इस बात पर शक हो रहा है कि क्या तुम सच में उन्हीं के बेटे हो। जो बात सुन के इस छोटू चींटी का तो गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो शीहाओ पर हमला करना शुरू कर देता है। और कुछ देर तक यहाँ पर इनके बीच ऐसी ही लड़ाई झगड़ा चलती है, जिसके बाद वो लिटिल किंग यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करके शीहाओ को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर स्काई एंड किंग लॉर्ड मौजूद था, जो देखकर शीहाओ भी हैरान था। जहाँ पर वो कहने लगता है कि ये पर्सन इमॉर्टल एंशंट ईरा का सबसे पावरफुल सुप्रीम बीइंग्स में से एक था। उस बैटल में इनके सिर को भी इस तरह से काट दिया गया। सच में वो बैटल कितनी ज्यादा खतरनाक रही होगी जिसे कोई सोच भी नहीं सका। जिसके बाद वो उस लिटिल किंग को अपने उंगलियों के बीच दबा लेता है, जिसके बाद वो शीहाओ को उस समय की कहानी बताना शुरू कर देता है और उसे बताता है कि असल में ये जो स्काई हॉर्न्ड एंड किंग की बॉडी है ये मेरे फादर की ट्रू बॉडी नहीं है। उनकी ट्रू बॉडी और सोल तो बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई है। और फिर वो एंड किंग उसे आगे बताता है कि मेरे फादर ने उस वक्त फॉरेन लैंड के बहुत से पावरफुल बीइंग्स के साथ भयंकर लेवल की बैटल की थी, जिसमें उन्हें बहुत ही गहरे जख्म भी मिले थे और ये जख्म इतने ज्यादा थे कि उसे कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता था और इसी की वजह से उनकी मौत हो गई। जो कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। जिसके बाद वो आगे कहता है कि और अब मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ, मैं उस सो कॉल्ड फॉरेन लैंड को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। जिस पर शीहाओ उसे बताता है कि फॉरेन रियलम से हम बहुत ही जल्द बैटल करने वाले हैं। जो बात सुन के लिटिल एंड किंग का गुस्सा फूट पड़ता है और वो कहती है अच्छा तो इसका मतलब है कि मेरे क्लैन के लोगों को मारने वाले एनिमीज वापस आने वाले हैं। जहाँ पर शीहाओ भी उसकी आंखों में वो गुस्सा नफरत साफ साफ देख पा रहा था। जहाँ पर वो लिटिल एंड किंग कहता है कि फिर तो मुझे अपनी फूल पावर्स को अवेकन करना पड़ेगा। हालांकि मैं अपनी पावर्स को खुद अवेकन कर सकता हूँ, जिससे मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन तो जाऊंगा, लेकिन ये बहुत ही क्रूल और डेंजरस प्रोसेस होने वाला है। इससे मैं कंप्लीटली एक्सट्रीम लेवल पे वायलेंस हो जाऊंगा। जिस पर शीहाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को यहाँ पर छोड़ दूंगा, जो कि यहाँ रहकर इस जगह को प्रोटेक्ट करेगी। जिस पर लिटिल एंड किंग भी मान जाता है और अपनी फुल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पर वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। और फिर यहाँ पर शीहाओ हमें बताने लग जाता है कि कहा जाता है कि एंशिएंट इमॉर्टल ईरा के एंड में जो ये मैच्योर हेवनली हॉर्न्ड एंड किंग था एंड उसकी जो फिजिक्स थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। इसकी पावर ट्रू इमॉर्टल रियलम में होने के बावजूद भी इसकी ट्रू स्ट्रेंथ इमॉर्टल किंग्स लेवल के बराबर थी। यहाँ तक कि एंशिएंट इमॉर्टल वॉर में भी जो अदर वर्ल्डली टॉप 3 इमॉर्टल किंग थे वो भी इसे बड़ी मुश्किल से ही हरा पाते हैं, वो भी एक साजिश से। इसी दौरान हम देखते हैं कि हेवनली हॉर्न्ड एंड किंग की जो बची कुची कॉन्शियसनेस जो थी वो भी यहाँ पे पूरी तरह से जाग जाती है, जो देख के शीहाओ भी हैरान था। जहाँ पे वो कहने लगता है कि सीनियर आप तो हेवनली हॉर्न्ड एंड के एंसेस्टर, आप वाकई में वापस आ गए। अब यहाँ पर लिटिल एंड किंग का फादर जब शीहाओ को देखता है तो वो कहने लगते हैं कि फाइनली मैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद एक बार फिर से मैं तुमसे मिल पा रहा हूँ। इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।